नमस्कार दोस्तों, पीएमएस आईक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से मैं प्रवीण सत्संगी सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में भी हम लोग देखेंगे रेलवे ग्रुप डी 2026 की नई भर्ती परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण समान ज्ञान व सामान्य विज्ञान के कुछ प्रश्न। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझिएगा और याद कीजिएगा। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी 2026 की नई भर्ती परीक्षा के लिए एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। तो आइए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हुमायूंनामा पुस्तक के लेखक कौन थे? दोस्तों, बतानी है कि हुमायूंनामा नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो आप लोग याद रखेंगे गुलबदन बेगम, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। हुमायूंनामा पुस्तक के लेखक कौन थे? तो आप लोग याद रखेंगे गुलबदन बेगम, ऑप्शन बी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय लेखक या लेखिका ने थिंग्स टू लीव बिहाइंड पुस्तक में कुमाऊं की पहाड़ियों में जीवन का वर्णन किया है? दोस्तों, बतानी है कि किस भारतीय लेखक या लेखिका ने, एक पुस्तक का नाम है जिसका नाम है थिंग्स टू लीव बिहाइंड। इस पुस्तक में कुमाऊं की पहाड़ियों में जीवन का वर्णन इन्होंने किया है। वो भारतीय लेखक या लेखिका का नाम बतानी है। तो आप लोग याद रखेंगे नमिता गोखले, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। वो भारतीय लेखिका हैं दोस्तों नमिता गोखले, जिन्होंने थिंग्स टू लीव बिहाइंड पुस्तक में कुमाऊं की पहाड़ियों में जीवन का वर्णन इन्होंने किए हैं। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप सभी याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, कौन से भारतीय मुख्यमंत्री के पिता महाराजा थे? दोस्तों, बतानी है कि किस भारतीय मुख्यमंत्री के पिताजी जो थे वो महाराजा थे। तो आप लोग याद रखेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह, ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जी हाँ दोस्तों, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के पिताजी जो थे ये महाराजा थे। आप लोगों को बता दें दोस्तों कि कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री थे। आप लोग इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखेंगे, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री थे। इनके पिता पटियाला रियासत के अंतिम महाराजा थे। आप लोग इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखेंगे, पटियाला रियासत के अंतिम महाराजा थे और इनका नाम था, आप लोग याद रखेंगे, यादविंद्र सिंह। जी हाँ दोस्तों, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के पिता का नाम क्या था? यादविंद्र सिंह, जो एक क्या थे? महाराजा थे। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा और इसके साथ साथ बाकी पॉइंटों को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, ध्वनि की पिच इसके पर निर्भर करती है। दोस्तों, बतानी है कि जो ध्वनि की पिच होती है वो किस पर निर्भर करती है। तो आप लोग याद रखेंगे इसके आवृत्ति पर। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है। ध्वनि की पिच इसके आवृत्ति पर निर्भर करती है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? दोस्तों, बताने है कि एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण होता है। तो आप लोग याद रखेंगे ठोस विलयन का, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। एक मिश्र धातु दोस्तों ठोस विलयन का उदाहरण होता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, इनमें से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देती है? दोस्तों, बतानी है कि इनमें से कौन सी गैस चूने के पानी को क्या बना देती है? दूधिया बना देती है। तो आप लोग याद रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जी हाँ दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ये चूने के पानी को क्या बना देती है? दूधिया बना देती है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, पौधों में किस हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं? दोस्तों, आप लोग कुछ पौधों को देखे होंगे जो क्या करते हैं, वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं, यानी कि सूर्य के प्रकाश की ओर क्या हो जाते हैं? मुड़ जाते हैं। बताने कि किस हार्मोन के संचार के कारण। तो आप लोग याद रखेंगे वो हार्मोन का नाम है ऑक्सिन। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑक्सिन हार्मोन के कारण दोस्तों
पौधे क्या हो जाते हैं, प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। आप लोग याद रखेंगे ऑक्सिन हार्मोन संचार के कारण, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, ध्वनि किस माध्यम से होकर नहीं गुजर सकती है। दोस्तों बतानी है कि ध्वनि जो है ये किस माध्यम से होकर के नहीं गुजर सकती है। तो आप लोग याद रखेंगे निर्वात, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जो दोस्तों ध्वनि होती है ये निर्वात से होकर के नहीं गुजर सकती है। आप लोग याद रखेंगे ध्वनि को गुजरने के लिए एक माध्यम की जरूरत पड़ती है, मीडियम की जरूरत पड़ती है, इसलिए निर्वात से होकर के जो ध्वनि है ये नहीं गुजर सकती है। आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है। दोस्तों बतानी है कि किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे इसे दोस्तों अंडप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अंडप, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को अंडप कहा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है। दोस्तों बतानी है कि किसी वस्तु के द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे स्थितिज ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जी हाँ दोस्तों, किसी वस्तु के द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। आप सभी याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में मापने के लिए किया जाता है। देखिए दोस्तों बतानी है कि ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है, बतानी है कि इसका उपयोग गाड़ियों में क्या मापने के लिए किया जाता है, ओडोमीटर का प्रयोग। तो आप लोग याद रखेंगे इसका प्रयोग दोस्तों गाड़ियों में दूरी को मापने के लिए किया जाता है, यानी कि डिस्टेंस को मापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे ओडोमीटर का प्रयोग होता है किसके लिए, गाड़ियों में। तो दोस्तों दूरी यानी कि डिस्टेंस को मापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं, तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ पीएमएस आईक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को भी आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी तरह की महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए और अपनी तैयारी को बेहतर और मजबूत करने के लिए वीडियो को एक लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और हाँ दोस्तों इस वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर बने रहेंगे, आगे और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के प्रश्न होने वाले हैं जो दोस्तों रेलवे ग्रुप डी 2026 की नई भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भ्रूण के किस विशेष ऊतक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बतानी है कि भ्रूण के किस विशेष ऊतक की सहायता से मां के रक्त से, जी हां दोस्तों मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है। तो आप लोग याद रखेंगे गर्भनाल। जी हां दोस्तों ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। गर्भनाल की सहायता से दोस्तों मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है जो भ्रूण में बच्चा होता है। आप लोग इसे अच्छे से याद रखेंगे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, गर्भनाल, ऑप्शन ए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक सोलर सेल किससे बना होता है। दोस्तों बताने है कि एक सोलर सेल किससे बना होता है। तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सिलिकॉन से। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। एक सोलर सेल किससे बना होता है, तो आप लोग याद रखेंगे सिलिकॉन से बना होता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी। दोस्तों बताने हैं कि भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब शिफ्ट की गई थी, स्थानांतरित की गई थी। तो आप लोग याद रखेंगे सन 1911 ईस्वी में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
सन 1911 ईस्वी से पहले दोस्तों जो भारत की राजधानी थी वो कोलकाता थी और 1911 के बाद इसे दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। आप लोग याद रखेंगे 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली लाई गई थी। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है सितारों में प्लाज्मा बनने का क्या कारण है। दोस्तों बताने हैं कि सितारों में प्लाज्मा बनने का क्या कारण है। तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा दोस्तों उच्च तापमान यानी कि हाई टेम्परेचर। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सितारों में प्लाज्मा बनने का मुख्य जो कारण है वो है दोस्तों हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत है। दोस्तों बताने कि इनमें से किस जानवर में, किस जीव में अपेक्षाकृत सबसे अधिक लंबी आंत होगी। तो आप लोग याद रखेंगे खरगोश। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जी हाँ दोस्तों, खरगोश देखने में छोटे होते हैं लेकिन इनमें सबसे अधिक लंबी आंत होती है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा होता है। जी हाँ दोस्तों, बताने कि प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा होता है प्रजनन के लिए। तो आप लोग याद रखेंगे पुंकेसर और स्त्रीकेसर यानी कि ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, प्रजनन के लिए फूलों का ये आवश्यक अंग होता है पुंकेसर और स्त्रीकेसर। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है। दोस्तों बताने है कि एक शुष्क सेल में जो ऊर्जा होती है ये किस रूप में संग्रहित रहती है। तो आप लोग याद रखेंगे रासायनिक ऊर्जा के रूप में, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। एक शुष्क सेल में जो ऊर्जा होती है रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित रहती है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है इनमें से किसे न तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। दोस्तों बताने हैं कि इनमें से किसे न तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो वो है दोस्तों ऊर्जा यानी कि एनर्जी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जी हाँ दोस्तों, ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आप लोग इसे अच्छे से याद रखेंगे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, करेक्ट आंसर होगा ऊर्जा यानी कि एनर्जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अधातु ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं। दोस्तों बताने हैं कि अधातु ऑक्साइड आमतौर पर कैसे होते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे आमतौर पर अम्लीय होते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अधातु ऑक्साइड आमतौर पर अम्लीय होते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, सही आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे सूखी बर्फ यानी कि ड्राई आइस। जी हाँ दोस्तों, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे सूखी बर्फ अर्थात ड्राई आइस। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों इब्राहिम लोदी 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई में किसके द्वारा मारा गया था। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बेसिक लेवल के प्रश्न है। बताने कि इब्राहिम लोदी ने 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई में किसके द्वारा मारा गया था। तो आप लोग याद रखेंगे बाबर के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप लोगों को पता होगा दोस्तों, नहीं पता है तो याद रखेंगे कि पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, जिसमें बाबर क्या हुआ था, जीता था दोस्तों, और इब्राहिम लोदी बाबर के द्वारा ही मारा गया था। और इसके बाद ही दोस्तों भारत में मुगलों की जो हुई थी वो एंट्री हुई थी। इस पॉइंट को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, यानी कि पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद भारत में मुगलों का दोस्तों शासन शुरू हुआ था। आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो किसके द्वारा मारा गया था इब्राहिम लोदी 1526 में। तो आप लोग याद रखेंगे बाबर के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है
दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी और इसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया था। दोस्तों बता रहे हैं कि इनमें से किसने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी और क्या नाम दिया था? इंद्रप्रस्थ। तो आप लोग याद रखेंगे पांडवों ने। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। पांडवों ने दोस्तों दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी और इसे क्या नाम दिया था? तो दिल्ली शहर को दोस्तों इंद्रप्रस्थ नाम इन लोगों ने दिया था। आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव के आवर्त सारणी में इका एल्यूमिनियम की जगह लेता है? दोस्तों बतानी है कि इनमें से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में इका एल्यूमिनियम की जगह लेता है? तो आप लोग याद रखेंगे गैलियम। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, गैलियम जो तत्व है मेंडलीव की आवर्त सारणी में इका एल्यूमिनियम की जगह लेता है। ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे, तत्व का नाम है गैलियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के गर्म होने पर निम्न गैसों में से कौन सी गैस निकलती है? दोस्तों बतानी है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के गर्म होने पर कौन सी गैस निकलती है? तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के गर्म होने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? तो आप लोग याद रखेंगे मुगल शासक अकबर ने, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? तो आप लोग याद रखेंगे मुगल शासक अकबर ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी एकल आवृत्ति की आवाज को क्या कहा जाता है? दोस्तों बतानी है कि किसी एकल आवृत्ति की आवाज को क्या कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे टोन कहा जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। किसी एकल आवृत्ति की आवाज को दोस्तों टोन कहा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडा या गर्म पानी के साथ कोई प्रतिक्रिया नहीं करती है? दोस्तों बतानी है कि इनमें से कौन सी धातु ठंडा या गर्म पानी के साथ कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करती है? तो आप लोग याद रखेंगे एल्यूमिनियम। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों एल्यूमिनियम धातु ठंडा या गर्म पानी के साथ कोई प्रतिक्रिया नहीं करती है। आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कोई पौधों में इनमें से कौन सा एक बीज में परिवर्तित होता है? दोस्तों बतानी है कि पौधों में इनमें से कौन सा एक बीज में क्या होता है? परिवर्तित होता है। तो आप लोग याद रखेंगे बीजाणु। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, बीजाणु जो है ये पौधों में बीज में परिवर्तित हो जाता है। आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहां पर रखा गया है? दोस्तों बतानी है कि आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को किस ओर रखा गया है? तो आप लोग याद रखेंगे बाईं ओर। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को बाईं ओर दोस्तों रखा गया है, यानी कि लेफ्ट साइड में रखा गया है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, संगमरमर का रासायनिक नाम क्या होता है? दोस्तों बताने हैं कि संगमरमर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो आप लोग याद रखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। संगमरमर का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। जी हाँ दोस्तों, इस पॉइंट को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, CaCO3 और रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो दोस्तों आप लोग याद रखेंगे सरोद से। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अमजद अली खान दोस्तों किस वाद्य यंत्र के वादक थे? तो आप लोग याद रखेंगे सरोद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों,
निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। दोस्तों बतानी है कि इनमें से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे विटामिन B12। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। विटामिन B12 में दोस्तों कोबाल्ट पाया जाता है, आप सभी याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जल का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा होता है। दोस्तों बतानी है कि जल का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा होता है। तो आप लोग याद रखेंगे वर्षा का जल। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप लोग याद रखेंगे। जल का जो सबसे शुद्ध रूप होता है दोस्तों वो होता है वर्षा का जल, यानी कि रेन वाटर। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी 2026 की नई भर्ती परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण समान ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को भी आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी तरह की महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए और अपनी तैयारी को बेहतर और मजबूत करने के लिए वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर के। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।